नमस्ते और स्वागत है। आज हम रमीत सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के शुरुआती हिस्सों पर एक गहरी और प्रैक्टिकल नजर डालने वाले हैं। और इस किताब का वादा भी बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, कोई अपराध नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक ऐसा सिस्टम जो काम करता है। आज का हमारा मकसद है क्रेडिट कार्ड और कर्ज से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाना। और ये समझना कि क्या सच में क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उनके ही खेल में हराया जा सकता है। और अगर कोई कर्ज में फंसा है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब लेकिन दिलचस्प तुलना से होती है। कॉलेज के बाद वजन बढ़ने और पैसे मैनेज करने में क्या समानता है। पहली नजर में तो कुछ भी नहीं लगता। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर असल में ये इस किताब का सबसे जरूरी आइडिया है। लेखक कहता है कि दोनों ही मामलों में हम फालतू की छोटी मोटी डिटेल्स में ही अटके रहते हैं। अच्छा। वजन कम करने की बात आती है तो लोग घंटों इस पर बहस करेंगे कि कीटो डाइट बेहतर है या पैलियो। हाँ, या सुबह नींबू पानी पीने से क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन जो असल बात है कि थोड़ा कम खाओ और थोड़ा ज्यादा चलो, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही चीज पैसों के साथ भी होती है। हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि बड़ी तस्वीर ही भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। लोग इस बात पर बहस करते रहेंगे कि अगला बिटकॉइन कौन सा स्टॉक बनेगा या आज कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम नंबर 1 पर है। लेकिन वो अपने पैसों को ऑटोमेट करने, बैंक की लेट फीस से बचने या अपने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर कम करवाने जैसी बुनियादी और असरदार बातों पर ध्यान नहीं देते। ये छोटी मोटी बहसें हमें ये महसूस कराती हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ एक ही जगह पर पहिए घुमा रहे होते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। तो आज हम इन्हीं छोटी मोटी बहसों से आगे बढ़कर उन बड़े और असरदार कदमों पर ध्यान देंगे जो सच में फर्क लाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है मानसिकता से। किताब में विक्टिम कल्चर या खुद को पीड़ित समझने की सोच का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी पैसों की हालत के लिए बाहरी ताकतों को दोष देना। जैसे अर्थव्यवस्था खराब है, सरकार कुछ नहीं कर रही, या मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं। ये बातें तो सच हो सकती हैं कुछ हद तक। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन इन पर टिके रहने से आप वही रह जाते हैं जहां हैं। लेखक का संदेश बहुत साफ है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। आप पीड़ित नहीं हैं, आप अपने फैसलों के ड्राइवर हैं। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो अगर कोई इस पीड़ित वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहता है तो पहला कदम क्या है? किताब में 85% समाधान का एक सिद्धांत है। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छा यानी 100% परफेक्ट समाधान खोजने की कोशिश में अटके रहने से कहीं बेहतर है कि आप बस 85% सही समाधान के साथ शुरुआत कर दें। अच्छा, मतलब परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस शुरू कर दो। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश कौन सा है या सबसे अच्छा बजट ऐप कौन सा है, और इस खोज में ही महीनों निकाल देते हैं। 85% समाधान का मतलब है बस शुरू करो। कुछ ना करने से 85% सही होना इन्फिनिटली बेहतर है। ठीक है, तो इस बस शुरू करो वाली मानसिकता के साथ चलिए उस चीज पर आते हैं जिससे बहुत से लोग डरते हैं, क्रेडिट कार्ड। लेखक कहता है कि हमें इनसे डरने के बजाय ऑफेंस खेलना चाहिए, यानी हमलावर बनना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ है, पर यह किताब का एक बिग विन कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ऐसा कदम जो बहुत बड़े नतीजे देता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको जिंदगी के सबसे बड़े खर्चों पर लाखों रुपए बचा सकता है। हम यहाँ 100-200 रुपए बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपए। जी। किताब में एक उदाहरण है कि एक ही बैंक से एक ही घर के लिए $3 लाख का लोन लेने पर एक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति और एक औसत क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति के ब्याज में $60,000 से ज्यादा का फर्क आ सकता है। $60,000 मतलब करीब 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए सिर्फ एक स्कोर की वजह से। पर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है? लोग फाइको स्कोर की बात करते हैं, ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये आपके वित्तीय व्यवहार का एक रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, जैसे स्कूल में A, B, C ग्रेड मिलते थे, वैसे ही फाइको स्कोर 300 से 850 के बीच एक नंबर होता है। 750 से ऊपर का स्कोर A+ ग्रेड जैसा है, जो बैंकों को बताता है कि आप एक जिम्मेदार उधार लेने वाले हैं। और 650 से नीचे का स्कोर वो C या D ग्रेड जैसा है, जो बैंकों के लिए खतरे की घंटी है। और यही ग्रेड तय करता है कि लोन मिलेगा या नहीं और कितने ब्याज पर मिलेगा। बिल्कुल, वो 50 लाख रुपए का फर्क A+ और C ग्रेड के बीच का ही फर्क था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने इस वित्तीय रिपोर्ट कार्ड को सुधारने के लिए किताब में दिए गए 6 कमांडमेंट्स क्या हैं?
मुझे पता है इसमें कुछ बातें तो सीधी हैं, जैसे समय पर बिल भरना, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। हाँ, समय पर बिल भरना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्कोर का 35% हिस्सा है। 35%? जी, इसे ऑटो पेपर सेट करना सबसे आसान तरीका है। लेकिन चलिए उन बातों पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। जैसे कि पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद न करना। मेरी तो यही समझ थी कि जो कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे बंद कर देना चाहिए ताकि कोई झंझट ना रहे। ये एक बहुत आम गलती है। सोचिए, अगर आपके रेज्यूमे में लिखा हो कि आप एक ही कंपनी में 15 साल से काम कर रहे हैं, तो ये आपकी स्थिरता और भरोसे को दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्कुल वैसी ही है। एक 10 साल पुराना क्रेडिट कार्ड दिखाता है कि आप लंबे समय से जिम्मेदारी से क्रेडिट मैनेज कर रहे हैं। उसे बंद करने का मतलब है अपनी मेहनत से बनाई गई इस हिस्ट्री को मिटा देना। तो फिर उस कार्ड का क्या करें? बेहतर है कि उस कार्ड पर कोई छोटा मोटा बिल, जैसे नेटफ्लिक्स या फोन का बिल, ऑटो पेपर लगा दें ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। एक और बात जो मुझे थोड़ी मुश्किल लगी वो है अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके फीस माफ करवाना या ब्याज दर कम करवाना। क्या ये सच में काम करता है? ये एक बहुत आम धारणा है और कंपनियां चाहती हैं कि आप यही सोचें ताकि आप कभी फोन ही ना करें। सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक पुराने ग्राहक को बनाए रखने का खर्च एक नया ग्राहक लाने से बहुत कम होता है। वो आपको खोना नहीं चाहते। किताब में इसके लिए एक पूरी स्क्रिप्ट भी दी गई है कि आपको क्या बोलना है। अच्छा। हाँ, अगर आप शांति से और तैयारी के साथ बात करें और उन्हें बताएं कि आपको दूसरी कंपनी से बेहतर ऑफर मिल रहा है, तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बुरा क्या होगा? वो मना कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन कोशिश ना करना तो सीधे सीधे पैसे टेबल पर छोड़ने जैसा है। अच्छा, और एक और अजीब सलाह है, अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वाएं। ये तो बहुत खतरनाक नहीं है? मतलब इससे और ज्यादा खर्च करने का खतरा नहीं बढ़ जाता? हाँ, और इसीलिए ये सलाह एक चेतावनी के साथ आती है। ये तभी करें जब आप पर कोई कर्ज ना हो और आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हों। इसका फायदा आपके, क्या कहते हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो में होता है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सोचिए कि बैंक ने आपको एक बाल्टी दी है जिसमें 10 लीटर पानी आ सकता है। ये आपकी क्रेडिट लिमिट है। ठीक है। अगर आपने 5 लीटर पानी इस्तेमाल किया है तो आपकी बाल्टी 50% भरी हुई है। यह आपका यूटिलाइजेशन रेशियो है। अब अगर बैंक आपकी बाल्टी का साइज बढ़ाकर 20 लीटर कर दें और आपका इस्तेमाल अभी भी 5 लीटर ही है, तो अब बाल्टी सिर्फ 25% भरी है। बिल्कुल। और बैंकों को कम भरी हुई बाल्टी ज्यादा पसंद है। ये दिखाती है कि आप क्रेडिट के भूखे नहीं हैं और इससे आपका स्कोर बढ़ता है। ये कमाल का उदाहरण है। तो अगर हम इन सभी नियमों को एक साथ देखें, समय पर बिल भरना, पुराने कार्ड रखना, फीस के लिए मोलभाव करना, लिमिट बढ़वाना, तो इनके पीछे का बड़ा आइडिया क्या है? बड़ा आइडिया है एक माइंडसेट शिफ्ट। ये हमें सिखाते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों से डरने के बजाय उनके सिस्टम को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। मतलब उन्हीं के खेल में उन्हें हराना? बिल्कुल। वो चाहते हैं कि आप नियम भूलें, लेट पेमेंट करें और चुपचाप फीस भर दें। ये नियम उन्हीं की बनाई दुनिया में उन्हीं के नियमों को पलटकर अपने हक में इस्तेमाल करने का तरीका है। यह डरने के बजाय सिस्टम को हैक करने जैसा है। तो क्रेडिट कार्ड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना तो एक पहलू है, लेकिन क्या हो अगर कोई पहले से ही इसके जाल में फंस चुका हो? अगर किसी पे पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है तो ऑफेंस खेलने से पहले उन्हें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। सही काम। और कर्ज से निकलने की शुरुआत भी मनोविज्ञान से होती है। किताब में अदृश्य मनी स्क्रिप्ट्स का जिक्र है। ये वो कहानियां हैं जो हम अनजाने में खुद को पैसे के बारे में बताते हैं और जो हमारे हर वित्तीय निर्णय को नियंत्रित करती हैं। ये किस तरह की कहानियां होती हैं? कोई उदाहरण दे सकते हैं जो हमारे यहाँ आम हो? बिल्कुल। ये वो बातें हैं जो हमने बचपन से अपने बड़ों को कहते सुना है और जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। जैसे, अरे ईएमआई पर नहीं लेंगे तो गाड़ी कैसे आएगी, या बच्चों की शादी करनी है तो लोन तो लेना ही पड़ेगा, सब लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। एक और बहुत आम स्क्रिप्ट है, क्रेडिट कार्ड तो होता ही खर्च करने के लिए है। ये बातें हमें सामान्य लगती हैं, लेकिन असल में ये मनी स्क्रिप्ट्स हैं जो हमें कर्ज को एक सामान्य और जरूरी चीज समझने पर मजबूर करती हैं। और इन स्क्रिप्ट्स को पहचाने बिना कर्ज के चक्र से बाहर निकलना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो अगर कोई इन धारणाओं को पहचान ले और कर्ज से सच में बाहर निकलना चाहे, तो किताब में दिया गया 5 कदमों का प्रैक्टिकल प्लान क्या है? ये प्लान एकदम सीधा और प्रैक्टिकल है। पहला कदम, पता लगाएं कि आप पर असल में कितना कर्ज है। हर एक लोन, हर एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस और उसकी ब्याज दर, सब कुछ एक जगह पर लिखें। ये डरावना हो सकता है। बहुत।
कई लोगों को इससे घबराहट होती है, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि आपको पता हो कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है। ठीक है, एक बार जब पूरी तस्वीर साफ हो जाए तो दूसरा कदम क्या है? यहाँ पर 2 अलग-अलग तरीकों की बात की गई है। हाँ, दूसरा कदम है ये तय करना कि पहले कौन सा कर्ज चुकाना है। पहला तरीका है स्नोबॉल मेथड, जिसमें आप सबसे कम बैलेंस वाला कर्ज पहले चुकाते हैं, बाकी सब पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हुए। इससे एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती होगी, है ना, एक छोटा कर्ज खत्म होने पर। बिल्कुल, एक मोमेंटम मिलता है। फिर आप उस कर्ज की पूरी ईएमआई को अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा देते हैं। दूसरा तरीका है एवलांच मेथड, जिसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर पहले हमला करते हैं। और गणित के हिसाब से ये बेहतर है। हाँ, क्योंकि इससे आप ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसे बचाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? किताब कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं। सबसे अच्छा तरीका वो है जिसे आप असल में अपनाएंगे। सही बात है। अगर आपको छोटी छोटी जीत से प्रेरणा मिलती है तो स्नोबॉल चुनें। अगर आप गणित को ज्यादा महत्व देते हैं तो एवलांच चुनें। जरूरी यह है कि कोई एक चुनें और शुरू करें। और तीसरा कदम तो वही है जिसकी हमने पहले बात की थी, अपनी ब्याज दर कम करने के लिए मोल भाव करना। बिल्कुल, कर्ज चुकाते समय 1% ब्याज मायने रखता है। एक 5 मिनट की फोन कॉल अगर आपकी 24% की ब्याज दर को 18% भी कर दे तो आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। चौथा कदम शायद सबसे मुश्किल है, कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, और ये सबसे जरूरी भी है। किताब यहाँ किसी जादू की छड़ी का वादा नहीं करती। वो बैलेंस ट्रांसफर या वो 401 केस से पैसे निकालने ऐसे शॉर्टकट की सलाह नहीं देती। क्यों नहीं? क्योंकि वे अक्सर मूल समस्या यानी खर्च करने की आदत को नहीं सुधारते। सबसे टिकाऊ तरीका है अपने खर्चों को बेरहमी से लेकिन सचेत रूप से कम करना। मतलब कुछ समय के लिए बाहर खाना, शॉपिंग, छुट्टियां, ये सब बंद। हाँ, और उस पैसे को सीधे कर्ज की आग बुझाने में लगाना। ये त्याग है, लेकिन ये अस्थायी है। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवा और आखिरी कदम, आजी अभी ज्यादा सोचे नहीं, बस आज ही एक योजना बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दें। पहला अतिरिक्त भुगतान आज ही करें, चाहे वो सिर्फ 500 रुपए का ही क्यों ना हो। मोमेंटम हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से तो ये कि पैसे का प्रबंधन उतना डरावना या जटिल नहीं है जितना हमें लगता है। ये छोटी छोटी फालतू की बातों पर बहस करने के बजाय उन कुछ बड़े और असरदार कदमों को उठाने के बारे में है जो सच में आपकी वित्तीय जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल, और इन सबसे ऊपर है मानसिकता। हाँ, खुद को परिस्थितियों का शिकार समझने के बजाय ये मानना कि आप ड्राइवर की सीट पर है, आप नियंत्रण में हैं। ये पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। तो आज श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि किताब में पूछा गया है, आपकी अमीर जिंदगी या रिच लाइफ आपके लिए क्या मायने रखती है? और इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट में कुछ भी ऑर्डर कर पाना है, या अपने माता पिता की आर्थिक मदद करना है, या फिर हर साल एक नई जगह की यात्रा करना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जब तक कोई ये नहीं जानता कि वो अपने पैसे से आखिर हासिल क्या करना चाहता है, तब तक पैसे का प्रबंधन सिर्फ एक उबाऊ मुश्किल काम बन के रह जाता है। लेकिन जब लक्ष्य पता हो, तब ये एक रोमांचक यात्रा बन जाती है, और यही लक्ष्य आपको त्याग करने और योजना पर टिके रहने की असली प्रेरणा देता है। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।